जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, हमने पिछली ही क्लासों में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ लिया था। हमने इटली का एकीकरण देखा, हमने जर्मनी का एकीकरण देखा, हमने फ्रांस में बहुत सारी क्रांतियां देखी, हमने ब्रिटेन के अजीबोगरीब कहानी को पढ़ा, वहां के लुई 16वें के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा फ्रांस में कैसे कैसे नियम लगाए गए, वो सारी की सारी कहानी हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरी की पूरी पढ़ी। अब इसी सीरीज में जो अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब इस चैप्टर की जो जड़ें हैं, जो इस चैप्टर की जो कड़ी है, वो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, ये इसकी जो कहानी है वो प्रथम विश्व युद्ध से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट ही कहां से करेंगे? प्रथम विश्व युद्ध से। हम स्टार्ट ही करेंगे भारत में अंग्रेजों के आगमन से। तो एक बार हम रिव्यू बना लेते हैं और कहानी को थोड़ा समझते हैं कि देखिए 1600 ईस्वी में अंग्रेज जो हैं वो भारत में आते हैं और वही ये क्या करते हैं, ये व्यापार करने के लिए वहां पर जो मुगल बादशाह शासन कर रही है भारत में, उनसे परमिशन मांगते हैं कि देखिए ऐसा है महाराज कि हम यहाँ करेंगे पर केवल व्यापार, और हमें केवल मुनाफे से और अपने व्यापार से मतलब है। हम आपके राज्य में कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी उथल पुथल नहीं करेंगे। तो वो राजा भी इतना निसंकोच होकर के, इतना उन्होंने सोचा नहीं था जितना अंग्रेजों ने कर दिया है। इवन किसी ने भी नहीं सोचा था। स्टार्टिंग में अंग्रेज भी आए थे तो केवल व्यापारिक कंपनियां बन के आए थे। बाद में वो इन्होंने भारत की स्थिति देखी है तो इनके दिमाग में लालच और षड्यंत्र जागना स्टार्ट हुए, बनना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो इसी सीरीज में आगे होता क्या है कि 1757 में पहला ऐसा युद्ध होता है जिससे अंग्रेजों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाता है। अब अंग्रेजों को लगता है कि भारत को जीतना, भारत को अपने अधीन करना, भारत पर शासन करना बड़ा ही आसान है ना। अब इसी के कुछ वर्षों बाद एक और युद्ध होता है जिसे कहा जाता है 1764 का बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्धों ने निर्णय कर दिया था कि अब भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा, या अब जो शासन करेंगे वो अंग्रेज करेंगे, क्योंकि 57 में बंगाल को जीत लिया, भारत के सबसे समृद्धशाली प्रांत को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। वही 64 में इतनी बड़ी सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। त्रिगुट यानी कि बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और भारत का बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, लेकिन तीनों के तीनों विफल रहे और दोनों में से किसी भी युद्ध को भारतीय जीत नहीं पाए या भारत के लोग जीत नहीं पाए। अब होता ही क्या है दोस्तों कि अंग्रेजों का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो इतना तगड़े तरीके से बिल्ड हो जाता है कि उनको लगता है कि भैया अब हमें कोई भारत से निकालने वाला है ही नहीं। अब इसके बाद फिर ये कृषि पर टैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे, भूमि पर टैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे, सीमा टैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हर वो प्रयास करेंगे जिससे भारत से पैसा खींचा जाए। अब यहीं से 64 से लेकर के 72 तक ये बंगाल में द्वैध शासन लगा देते हैं। बंगाल में द्वैध शासन लगा देते हैं। अब 65 में लगभग द्वैध शासन लगता है और 65 से 72 7 वर्षों में बंगाल को इतना लूटा जाता है दोस्तों कि इसे ही भारत की लूट कहा जाता है। ये सारी की सारी कहानी इस चैप्टर से जुड़ी हुई है। अब अंग्रेजों के परेशान करने से, अब अंग्रेजों के नई जो बुरी नीतियों से भारतीयों में आक्रोश पैदा होगा, भारतीयों में विरोध की भावना पैदा होगी, भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा होगी। तब वो एकजुटता की बात करेंगे, तब उनमें राष्ट्रवाद उमड़ेगा। जब राष्ट्रवाद उमड़ेगा तभी क्रांतियां होंगी, तभी आंदोलन होंगे, तभी सत्याग्रह होंगे और तभी बदलाव आएगा। जो कंडीशन फ्रांस में बनी है वही कंडीशन यहां भी बनेगी। जैसे वहां पर क्रांतिकारी आए, वहां पर स्कॉलर आए, विद्वान आए जिन्होंने लोगों के माइंडसेट को बदला, ऐसे ही भी यहाँ पे भी क्रांतिकारी आएंगे, यहाँ पे भी विद्वान आएंगे जो लोगों को आकर के समझाएंगे भाई कि देखो अंग्रेजी जो सरकार है वो तुम्हारा शोषण कर रही है, इसके विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है, इससे लड़ना आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। देखिए प्रथम विश्व युद्ध से इसकी कहानी कैसे जुड़ी हुई है।
इसको थोड़ा एक बार समझते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा चलते हैं। मैंने बताया था कि बाल्कन में संकट आया था, यानी कि हुआ ही क्या था कि अलग अलग जो देश हैं वो आपस में बाल्कन के कब्जे पर कब्जा करने के लिए लड़ने लगे थे। ठीक, क्योंकि बाल्कन जो था यूरोप का बहुत ज्यादा समृद्धशाली एरिया था, जिसमें छोटे छोटे जो देश थे उनमें खनिज और संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। दोस्तों, जहां पर खनिज और संसाधन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहां चीजें आकर्षित होती ही हैं। जैसे भारत में अंग्रेज इसीलिए आकर्षित हुए क्योंकि यहाँ मसाले और धन की अपार मात्रा में मान लो कहा जाए तो अपार मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में धन और मसाले हुआ करते थे। यहाँ पर कपड़ा उद्योग यानी कि जूट की खेती, कॉटन की खेती, रेशम की खेती, सिल्क की, नील की, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। भारत में हर एक ऋतुएं, हर एक फसलें मिल जाती थी। उसके अलावा यहाँ सोने चांदी और बहुत सारी नायाब कीमती चीजें भी, उनसे भी ये भारत भरा हुआ था। अब ये सारी की सारी चीजें अंग्रेजों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और आकर्षित करता है यहाँ का राष्ट्रवाद और यहाँ का एकीकरण, क्योंकि लोगों में राष्ट्र भावना जैसी तो कोई फीलिंग थी ही नहीं, ना ही लोगों में एकीकरण था। लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे से युद्ध करने में इतने व्यस्त थे कि वो भारत की स्थिति को समझ ही नहीं पाए कि भैया कोई तीसरा आकर के हमें इंटरफेयर कर रहा है और ये एक दिन तख्ता पलट कर देगा। और दोस्तों, हुआ वही। अब देखिए, विश्व युद्ध में होता ही क्या है कि केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र ये आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसमें केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया होते हैं। वहीं मित्र राष्ट्रों में आपके जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं या देश हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और जापान है। ठीक है दोस्तों, ये जो अमेरिका की एंट्री होती है वो 1917 में होती है। पहला विश्व युद्ध चलता ही कब से कब तक है? 1914 से लेकर के 1918 तक। इन 4-5 वर्षों में पूरे विश्व में त्राही त्राही मच जाती है। कई देश तो इसमें बर्बाद भी हो जाते हैं। ठीक, इनमें केंद्रीय शक्तियों की तरफ जो देश होते हैं वो हार जाते हैं और मित्र राष्ट्र क्या होता है दोस्तों, जीत जाते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है कि युद्ध हो रहा है यूरोप में और असर पड़ेगा भारत में, क्योंकि ब्रिटेन उस युद्ध में भाग ले रहा है और ब्रिटेन का उपनिवेश बना हुआ है भारत, ब्रिटेन की मार्केट बना हुआ है भारत, ब्रिटेन के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है भारत। ठीक है, ये भारत का जितना शोषण हुआ जाए, जितना खींचा जाए, खून चूस लेते हैं ब्रिटेन के लोग। अब ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा है तो ब्रिटेन को खर्चा करना पड़ेगा, ब्रिटेन को सैनिक भी चाहिए, ब्रिटेन को यहां से सहायता भी चाहिए। भाई वेपन्स चाहिए, आर्मी चाहिए, आर्मी के लिए पैसा चाहिए और भी बहुत सारे सामान, टैंक्स वगैरह हैं, या युद्ध में जितने भी उपकरण यूज होते हैं वो बिना पैसे के तो होने नहीं, तो भारत उसके लिए बैंक का काम करेगा। इस यहां होता ही क्या है कि युद्ध यूरोप में हो रहा है और भारत में टैक्स बढ़ गया, यानी कि युद्ध का भारत पर, प्रथम विश्व युद्ध का असर देखने को क्या मिलता है दोस्तों, कि भारत में टैक्स बढ़ जाता है। इसकी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि भारत की कमर सी टूट जाती है। यहां पर इसमें देखो, युद्ध हो रहा है यूरोप में, टैक्स बढ़ गया भारत में, पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा आए। ठीक है, यहां पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया दोस्तों। कस्टम ड्यूटी क्या है? सीमा शुल्क है कि कोई भी राज्य दूसरे राज्य में सामान बेचने जाता है, व्यापार करने जाता है तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, सीमा शुल्क देना पड़ेगा। इनकम टैक्स बढ़ा दिया कि एक सर्टिफाइड इनकम है कि इतने से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति कमाता है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। चीजों के दाम महंगे कर दिए। ठीक है, चीजें महंगी हो गई। अब ये तो सब चल ही रहा है, अब भारत पे और ज्यादा परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। अब हुआ ही क्या था दोस्तों कि इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई, इसमें लाखों लोग मारे गए। फिर उसके बाद ही उपज खराब हो गई, यानी खेतों में जो फसलें थी वो खराब हो गई। अब
सबसे बुरी बात तो ये हुई कि फसल खराब होंगी तो खाने को कुछ बचेगा नहीं, तो भैया अकाल पड़ गया। अब उपज खराब कैसे हुई कि तुम्हारे यहाँ युद्ध चल रहा है, सिपाही घायल होंगे तो तुम्हें कॉटन की आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम जबरदन कॉटन की खेती कराते। तुम्हें नील की आवश्यकता है, तुम नील की खेती करा रहे हो। जो सामान मार्केट में महंगे दामों में बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों में बिकता है, वो तुम भारत में कृषि जबरन करा रहे हो, खाने के लिए अनाज नहीं बोने दे रहे हो, तो अकाल तो पड़ेगा ही। उसके बाद भी इन्हें चैन नहीं पड़ा दोस्तों, तो इन्होंने भारतीय लोगों को जबरन सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया कि भैया तुम यूरोप जाओगे और ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करोगे। ये सारी की सारी गतिविधियां यहां हुई हैं। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध से भारत का राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है। अब इतने सारी गतिविधियां जब भारत में होंगी तो भारत के लोगों में विद्रोह की भावना जगेगी, अंग्रेजों के प्रति गुस्सा भड़कने लगेगा, अंग्रेजों के प्रति नफरत भड़कने लगेगी। तब ये एकीकरण की, एकता की, राष्ट्रवाद की बात करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही 1814 से 1818 में युद्ध खत्म होता है, तो यहीं पर 1814 के एक वर्ष बाद ही भारत में एंट्री करते हैं गांधी जी 1915 में। 1915 में गांधी जी जैसे ही एंट्री करते हैं तो एकदम से मान लो भारत की जो कहानी चल रही है वो पलटने लगती है, थोड़ी सी उसमें चेंजेस आने लगते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं। अंग्रेजों को लगता है भाई अब कोई भारत में नया आ गया, कुछ नया होने लग गया है, क्योंकि गांधी जी आते ही आते 1915 के बाद 1917 में चंपारण, फिर 1917 में खेड़ा आंदोलन और 1918 में अहमदाबाद मीन आंदोलन कर देते हैं, और ये तीनों के तीनों आंदोलन सफल रहते हैं। तो अंग्रेज एकदम से डरने लग जाते हैं इनसे। अब पहले इतने को नोट कीजिए, फिर मैं उसके बाद उसको बताता हूं क्या है।